नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जैसे हर आदमी का अच्छा और बुरा वक्त आता है, वैसे ही पार्टियों और सत्ता का भी अच्छा और बुरा वक्त आता है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वक्त से बुरा वक्त शुरू हो गया है। अच्छा वक्त जब होता है तो आप जो करते हैं, कुछ भी करते हैं, अंधी चाल चलते हैं और जीत जाते हैं। और जब बुरा वक्त आता है तो अच्छे से सोच कर, बड़ी मेहनत करके एक चाल चलते हैं और वो भी उल्टी पड़ जाती है। ये वही वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी की हर चाल उल्टी पड़ रही है। चाहे वो बिहार का चुनाव हो या फिर इंटरनेशनल मामला हो, चाहे वो कश्मीर हो या पाकिस्तान से जंग का मामला हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान करने का मामला हो, चाहे इकोनॉमिक मामला हो, हर मामले में खेल लगातार उल्टा पड़ता चला जा रहा है। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण से समझाता हूं। चुनाव आयोग राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े ऊंचे ऊंचे स्वरों में बोलता है कि कोई डिलीशन पॉसिबल नहीं है, कोई किसी दूसरे का नाम नहीं हटा सकता है, फलां ढिमका, मिसलीडिंग, ये वो सब कुछ कर देता है। लेकिन इसका जरा सा असर जमाने के ऊपर नहीं पड़ता है। 2-3 दिन तक आईटी सेल वाले कोर्ट में जाओ, फलां ढिमका चलाते हैं, लेकिन जनता के बीच में यह सवाल बैठता चला जाता है कि क्या फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं और असली वोट घटाए जा रहे हैं। और जो चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोप को मिसलीडिंग कह रहा था, वही चुनाव आयोग चुपचाप राहुल गांधी के सामने सर झुका देता है, चुपचाप इस बात को मान लेता है, इस बात को स्वीकार कर लेता है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे थे। आनंद वाला जो मामला उन्होंने कर्नाटक का उठाया था, वो केवल वहीं का मामला नहीं है। यह खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है और देश भर से इसकी शिकायतें आई हैं। और अब जाकर चुनाव आयोग ने जो कल तक कह रहा था कि डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है, कोई और किसी का नाम कैसे हटा सकता है, अब वो ये कह रहा है कि हम ई साइन लेकर आ रहे हैं, ई साइन का फीचर लेकर आ रहे हैं, ताकि मिसयूज जो है वो रोका जा सके, मिसयूज ऑफ आइडेंटिटी रोकी जा सके। यानी कोई किसी और का फॉर्म 7 फॉर्म 6 के माध्यम से नाम डिलीट ना करा सके। इंडियन एक्सप्रेस ने आज इसको हाईलाइट बनाया है। यह खबर आप पढ़िए तो बहुत कायदे से समझ में आता है कि चुनाव आयोग जो कल तक सोया हुआ था, जिसके यहां कल तक आराम से लोग किसी का नाम हटवा रहे थे, झारखंड के नंबर से कर्नाटक का नाम हटवा रहे थे, अब प्रेशर में आया है, दबाव में आया है राहुल गांधी के, और अब वो इन सब चीजों को बदलने के लिए या कहें कि रोकने की कोशिश करने के लिए ई साइन का फीचर ला रहा है। पहले क्या था कि आपको किसी का नंबर हटवाना है, बस उसकी आइडेंटिटी को किसी एक मोबाइल नंबर से जोड़ दीजिए। राहुल गांधी का बहुत सीधा आरोप था कि यह फर्जी मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया है। राहुल गांधी का बहुत सीधा आरोप था कि यह व्यक्तियों का काम नहीं है, ऑर्गेनाइज समूहों का काम है। राहुल गांधी का बहुत सीधा आरोप था कि इसमें कोई पार्टी या कोई संगठन ऐसा इन्वॉल्व है जो व्यापक पैमाने पर कांग्रेस के वोटों को घटाने का, डिलीट करने का काम कर रहा है। उस समय इधर उधर कर रहे चुनाव आयोग ने अब इस बात को मान लिया है और अब वो ई साइन फीचर लेके आ रहा है। अभी ई साइन फीचर में क्या होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा फीचर होने की उम्मीद है जिसमें आधार पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी आधार कार्ड आपका जिस नंबर से जुड़ा हुआ है उसी नंबर से ये सारा कुछ हो सकेगा, किसी और नंबर से नहीं हो सकेगा। अब उसमें कैसे लूप होल निकाला जाएगा वो आगे की बात है, लेकिन अभी की बात ये बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के सामने झुका है। अभी तो हाइड्रोजन बम आना है, उसके बाद चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होता है देखना है। देखना यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जैसे प्रवक्ता जो सामने आकर राहुल गांधी के आरोपों को गलत बता रहे थे, रविशंकर प्रसाद, जिनको अब उनके अलावा कोई गंभीरता से नहीं लेता, मोदी जी भी गंभीरता से नहीं लेते, अब वो दोबारा मंत्री नहीं बनने वाले हैं, वो भी कह रहे थे कि मैं राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से अब नहीं लेता हूं, मैंने राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। अरे भाई, आप एक मामूली एमपी हैं और वो एलओपी हैं, दोनों में बहुत फर्क है, उस फर्क को समझिए। आप उनके सामने फिलहाल कुछ नहीं है और आप जिसकी बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे, चुनाव आयोग ने खुद गंभीरता से लिया है और इस चीज को रोकने का कदम उठाया है। यह तो हो गया देश के अंदर का मसला। देश के बाहर जिस कश्मीर को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पॉलिटिक्स करती रही है, कश्मीर पर कोई हमला हुआ, कोई आतंकवादी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे, जैसी बड़ी बड़ी बातें जो सरकार कर चुकी है।
ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश जो सरकार कर रही है, उस सरकार के रहते संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर, यूनाइटेड नेशंस के मंच पर टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने फिर से एक बार कश्मीर का मुद्दा उठाया है। मुझे नहीं याद कि पिछले 20-25 सालों में इस तरह के किसी मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया गया, और वो भी एक थर्ड पार्टी द्वारा। पाकिस्तान उठाए तो समझ में आता है, एक थर्ड पार्टी एर्दोगान कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, उसको इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति है, जिसमें कश्मीर का मुद्दा, जो इंदिरा गांधी के समय हुए शिमला समझौते के बाद दो देशों के बीच का मुद्दा बन गया था, जिस पर इंटरनेशनली कोई बात नहीं होती थी, इंटरनेशनली उठाया नहीं जाता था, न टर्की ने कभी उठाया, न अमेरिका ने उठाया, न किसी और ने उठाया। यह मुद्दा एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम पर उठने लगा। ₹1 और 50 पैसे और 20 पैसे की प्राइस जो उन्होंने खुद बढ़ाई थी, उसको कम करने का उत्सव मना रहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात का जवाब देगी कि आखिर उनकी ये कौन सी उपलब्धि है, कौन सा डंका बज रहा है कि पहले टर्की खुल के पाकिस्तान का साथ देता है लड़ाई में और उसके बाद उठाता है कश्मीर का मुद्दा। देखना है भारत सरकार इस पर क्या जवाब देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जेलेंस्की का एक इंटरव्यू आया है। जेलेंस्की ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि भारत तो पूरी तरह से हमारे साथ है, यानी भारत पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। और साथ में एक बात और कही है कि रशिया से जो वो तेल खरीद रहा है, वो मुद्दा तो ट्रंप और यूरोप के जो नेशंस हैं वो सुलझा लेंगे, यानी कि रशिया से तेल खरीदना भारत बंद कर देगा। ये जेलेंस्की कह रहा है, यूएन में गया है और वहां पर इंटरव्यू में बैठ के कह रहा है। रशिया आपका ऑल वेदर दोस्त रहा है, रशिया आपका एक ऐसा दोस्त रहा है जिसने कश्मीर मुद्दा जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में उठा आपका साथ दिया, और इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल में कभी कश्मीर पर कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर है। अब आपके सामने चुनाव है यूक्रेन और रशिया का, और यूक्रेन का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत तो मोटे तौर पर हमारे साथ है। ये कहने की हिम्मत उसको कैसे मिली है, ये भी नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा। क्या यूक्रेन के साथ जाकर अब रशिया से वो दुश्मनी ले रहे हैं, और हमारी जो आजादी के बाद से ही पोजीशन रही है जिसमें रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, उसको दुश्मन बना रहे हैं? ये सवाल पूछना पड़ेगा। और सवाल ये भी पूछना पड़ेगा कि जिसको दोस्त बना रहे हैं वो क्या कर रहा है। अमेरिका की दोस्ती में नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ लुटा दिया। ट्रंप खुश रहे, अमेरिका खुश रहे, इसके लिए किसी को भी नाराज किया, यह हम जानते हैं। ऐसा लगा, कई समय ऐसा लगा कि भारत की विदेश नीति का इकलौता कोई उद्देश्य है तो वो उद्देश्य है अमेरिका के करीब जाना। अब अमेरिका ने, आप जानते हैं, 50% टैरिफ लगा दिया था, और उस समय स्कॉट बेसेंट जो उनके वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पिछले महीने घोषणा की थी कि भारत के कुछ सबसे अमीर परिवार जो हैं वो यूक्रेन युद्ध से फायदा उठा रहे हैं। अंबानी की तरफ उनका इशारा था, जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, और वो रिफाइंड तेल दुनिया भर में बेच रहे हैं। यानी उनका कहना यह था कि भारत सरकार अपने एक रईस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रशिया का साथ दे रही है और उसके लिए तेल खरीद रही है, आम जनता के लिए नहीं। ठीक उसी समय यह खबर और हवालों के साथ बहुत डिटेल में बाकायदा अंबानी का नाम लेकर छपती है, जिस समय यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है। दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट नेता अमेरिका में इकट्ठा हैं, मोदी जी वहां नहीं है। मोदी जी के लोग दावा करते हैं डंका बज रहा है, मोदी जी के लोग दावा करते हैं जंग रुकवा दी यूक्रेन और रशिया की 2 घंटे 4 घंटे के लिए, दावा करते हैं कि उनके बिना इंटरनेशनल एरिना में कुछ होता ही नहीं है, जो होता है सब उनसे सलाह लेकर पूछ कर होता है। और जिस समय पिछले 10-20 सालों में सबसे इंपॉर्टेंट यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, नरेंद्र मोदी जी वहां पर नहीं है। खबर यह आई है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो अमेरिका से डील वगैरह करने के लिए गए हुए हैं। अमेरिका की डील्स को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि अब जल्दी होने वाली है, फला होने वाली है, ढिमका होने वाली है। और वहां क्या हो रहा है, वहां वाशिंगटन पोस्ट खबर छापता है रिलायंस के बारे में और बहुत डिटेल देता है। ये डिटेल जरा सा सुन लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। जब लड़ाई शुरू हुई थी 2021 में, उसके पहले रिलायंस केवल $85 मिलियन का तेल खरीद रहा था रशिया से।
2022 में जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो 85 मिलियन बढ़कर सीधे 5.5 अरब डॉलर हो जाता है सीधे। और 2023 में यह दोगुना हो जाता है, 11.7 अरब डॉलर का तेल खरीदा जाता है। अंबानी साहब ने यह तेल खरीदा है। अभी आपको याद होगा हमारे मोदी जी का बर्थडे था और अंबानी साहब ने एक वीडियो बनाकर डाला जिसमें कहा कि मोदी जी तो अवतार हैं और जो चाहते हैं कि देश की आजादी का जब 100वां साल मनाया जाए तो भी मोदी जी गद्दी पर बैठे रहें, यानी कि 20 साल बाद भी जब मोदी जी 95 साल के हो जाएं तो भी गद्दी पर बैठे रहें। क्यों नहीं चाहेंगे वो? अगर मोदी जी के राज में उनका इतना फायदा हो रहा है तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि मोदी जी गद्दी पर बैठे रहें? हमारे यहां परसेप्शन चलाया जा रहा है कि तेल इसलिए खरीदा जा रहा है कि जनता को सस्ते में मिले। जनता को 100 रुपए लीटर से ज्यादा में पेट्रोल मिल रहा है, वो भी 20% एथेनॉल मिलाया हुआ। और फायदा किसके पॉकेट में जा रहा है? फायदा जा रहा है रिलायंस के पॉकेट में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल को अंबानी जी मेरे ऊपर केस कर दें तो कर दें, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि रिलायंस की जो रशिया से तेल की खरीद थी वो 85 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 11.7 अरब डॉलर हो गई है और 2024 के पहले 8 महीनों में ही 6.2 अरब डॉलर हो गई है। यानी वॉशिंगटन पोस्ट बहुत सीधे सीधे कह रहा है कि भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगा है या H1B वीजा का जो रेट बढ़ाया गया है, यह सब जो हुआ है इसके जिम्मेदार अंबानी हैं, क्योंकि वो रशिया से लगातार ज्यादा से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं जिससे रशिया को पैसा मिल रहा है और उस पैसे का उपयोग रशिया यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में कर रहा है। यह वॉशिंगटन पोस्ट का लॉजिक है। इसके बाद जब यूएन में ट्रंप बोल रहा था, वो सब नौटंकी आपने देखी होगी। वो जब गया तो उसका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, फिर उसने कहा कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर भी बोल सकता हूं और ज्यादा अच्छा बोल सकता हूं। हमारे मोदी जी होते तो टेलीप्रॉम्प्टर रुकने के बाद चुप हो जाते, लेकिन वो ट्रंप है, वो चुप होने वाला नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जोकर, जो मुंह में आएगा बोलेगा। लेकिन वहां उसने 2-3 बातें कही, इस खबर से आप जोड़कर देखिए। वो कहता है भारत और चीन रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। यानी वॉशिंगटन पोस्ट में जो आरोप लगा, जो उसके पहले अमेरिका के कई सारे मंत्री नेता कह चुके हैं, वो बात ट्रंप ने एक बार फिर दोहराई और इस बार यूएन के मंच से दोहराई। अब ये बात तो उसने कहा ही कि मैंने युद्ध रुकवाया, भारत और पाकिस्तान के बीच में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब उसने कहा। लेकिन जो कुछ कहा उसका एक सीधा मतलब और बाद में तो सीधा बयान भी आया कि वो अब खुल के यूक्रेन के साथ आ गया है, खुल के आ गया है। उसने ट्रू सोशल पर लिखा भी, और उसने लिखा कि नाटो यूक्रेन को हथियार देता रहेगा। यानी यूक्रेन जो है वो अमेरिका से हथियार खरीदता रहेगा। जो अमेरिका के हथियार बेचने वाले जो व्यापारी हैं, जिनसे ट्रंप को पैसा मिलता ही होगा, उसकी पार्टी को पैसा मिलता होगा, उनके हथियार बिकते रहेंगे। और यहां तक कह दिया कि इन हथियारों के दम पर यूक्रेन रशिया जिन इलाकों में घुसा है उससे उसको बाहर भी निकाल सकता है और रशिया के इलाके भी कब्जा कर सकता है। यानी सीधी बात है कि रशिया यूक्रेन की जंग रुकवाने की जो वो बात कर रहा था वो तो कर नहीं पाएगा, वो उसको करना भी नहीं है, वो उसका उद्देश्य भी नहीं है। वो तो अफगानिस्तान में एक नई जंग छेड़ने के मूड में है और अफगानिस्तान ने रशिया और चाइना से जिस तरह से हथियार खरीदने शुरू किए हैं, बहुत साफ लग रहा है कि वो खुद जंग की तैयारी में है। तो एक नई जंग शुरू करने की तैयारी में वो है। यूक्रेन और रशिया की जंग क्या रोकेगा? लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक जो वो जेलेंस्की को थोड़ा हड़का वड़का रहा था, अब वो खुल के जेलेंस्की के साथ आ गया है, खुल के यूक्रेन के साथ आ गया है। यानी रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता जाएगा। अब रशिया से तेल खरीदना अगर कम होता है या बंद होता है तो नुकसान किसका है? आप जानते हैं, नुकसान अंबानी जी का है। तो मोदी जी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि अदानी जी के खिलाफ अमेरिका में केस है और अंबानी जी का धंधा कम करने के लिए, तेल का धंधा बंद कराने के लिए अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है। ऐसे में क्या करेंगे मोदी जी, ये देखने वाली बात होगी। अगर अमेरिका के सामने नहीं झुकते हैं, इसका मतलब है टैरिफ कंटिन्यू रहेगा, H1B वीजा वाला मामला कंटिन्यू रहेगा और वो पागल आदमी है, वो 2-4 चीजें और ऐसी कर देगा कि आपके लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी।
स्वदेशी का जो राग अलाप रहे हैं उस पर तो क्या ही कहा जाए। कल एक मंत्री महोदय का ट्वीट आया कि जोहो अब मैं इस्तेमाल करूंगा, जीमेल इस्तेमाल नहीं करूंगा, भारतीय जोहो इस्तेमाल करूंगा। मेरा सवाल दूसरा है कि जिस लैपटॉप पर जोहो इस्तेमाल करेंगे क्या वो स्वदेशी है? लैपटॉप के बगल में जो स्टेपलर रखा हुआ है क्या वो स्वदेशी है? कहीं वो चाइना से बनके तो नहीं आया है? जो पेन रखी हुई है कहीं वो पायलट की पेन तो नहीं है, भारत से बाहर से बनके तो नहीं आई है? जो प्रिंटर रखा हुआ है वो क्या भारतीय है? क्या कोई इंडियन ब्रांड का प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं? तो हालत यह है कि गाड़ी से लेकर, मोबाइल से लेकर, लैपटॉप से लेकर, प्रिंटर से लेकर सब कुछ विदेशी यूज करने वाले कोई एक चीज स्वदेशी यूज करके कह रहे हैं हम तो स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे। स्वदेशी का इस्तेमाल तो तब करेंगे जब देश के अंदर उस तरह की चीजें बनी हो, जब आपका देश क्वालिटी लैपटॉप बना ही नहीं रहा, जब आपका देश क्वालिटी प्रिंटर तक अभी नहीं बना पा रहा। कोई देशी कंपनी ऐसी नहीं है जो क्वालिटी प्रिंटर बना रही हो ढंग की, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर दे सके, मोबाइल बना रहा हो ऐसा। तो आप क्या देश में बनी हुई चीजें इस्तेमाल करेंगे, क्या स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, ये कोई भी आराम से समझ सकता है। कुल मिलाजुला के अंदर है कि देश में चुनाव जीतने का जो खेल चलता रहा है वोट चोरी से, एक तरफ वो खेल लगातार बेनकाब हो रहा है और चुनाव आयोग को झुकना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल डंका बजने के खेल में अडानी जी और अंबानी जी को लगातार फायदे होते रहे हैं, वो डंका भी पूरी तरह से फट चुका है। कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल बना तो आप समझिए कि बड़ा सरदर्द मोदी जी के लिए है कि वो उसको डील कैसे करेंगे। कितने बड़े डिप्लोमैट उनके आसपास हैं वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये डिप्लोमैट कायदे के होते तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 30-35 देशों में चक्कर नहीं लगाना पड़ता और उसके बाद भी किसी एक देश से भी आपको खुला स्वीकार ना मिले, ऐसी कंडीशन नहीं होती। और यह कंडीशन भी नहीं होती कि सऊदी अरब आपके सामने सामने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेता अनाक्रमण संधि का और आपके पास कोई जवाब उसका नहीं होता। तो क्या डिप्लोमेसी है, क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ है, वो तो बहुत क्लियर समझ में आ रही है। हां, धंधे की समझ जरूर है। अब धंधा भी खतरे में लग रहा है तो आगे क्या होगा उसका अंदाजा आप बहुत कायदे से लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।